का बिल्कुल लास्ट लेक्चर, और इसके बाद हम इस साम्यावस्था को नहीं पढ़ेंगे। आज हमारा इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हमको पढ़ना है लास्ट टॉपिक, और हम करेंगे कुछ पिछले सालों के क्वेश्चन और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, और हम करेंगे इस चैप्टर को फिनिश। तो आज हमें जो टॉपिक पढ़ना बेटा वो है विलेयता गुणनफल। ठीक है, साथ ही साथ इसमें हमें एक सम आयन प्रभाव का कॉन्सेप्ट भी पढ़ना है। इसमें हमें क्या पढ़ना है? सम आयन प्रभाव का कॉन्सेप्ट, ये भी हमको यहाँ पे पढ़ना है बेटा। तो ये दो बातें करनी, और तीसरा सेक्शन है हमारा PYQ एंड कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी लाया हूं मैं आपके लिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सेगमेंट तीन चीजें हैं वो हमको आज कंप्लीट करनी है। ये दोनों छोटे छोटे टॉपिक है, इनमें कोई ज्यादा बड़ी बात है नहीं। मेन हमको ये दो चीजें देखनी है इन दोनों के फिनिश होने के बाद। चल तो देख सकते हैं आप, कुछ क्वेश्चन है आपके सामने पिछले सालों में आए हुए ये। ठीक है, तो ये सारे हम करने वाले हैं। इसके अलावा कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी हैं, पिछले सालों के नहीं लेकिन प्रैक्टिस के क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हैं। चलिए तो अब हम आते हैं सबसे पहले टॉपिक पर। टॉपिक हम जो पढ़ने वाले हैं वो है, सबसे पहले टॉपिक में पढ़ाऊंगा आपको सम आयन प्रभाव। चलो सबसे पहले मैं आपको सम आयन प्रभाव पढ़ाऊंगा। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे? सम आयन प्रभाव। ठीक है, इसको अंग्रेजी में हम लिखते हैं, इसको अंग्रेजी में हम लिखते हैं, थोड़ा कोशिश कर रहा हूं मैं कि चलो ऐसे बना लेते हैं। सम आयन प्रभाव इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको बेटा? कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है, क्या होता है हम एक एक करके इसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए देखो, नाम से ही क्लियर है, कॉमन आयन, और हिंदी में लिखा हुआ समान आयन। यहाँ पे कुछ समान आयन जैसी कोई बात होने वाली है। चल तो इसको हम समझते हैं एग्जांपल से, पहले समझेंगे फिर डेफिनेशन पे आएंगे। ठीक है, तो देखो यार, जैसे मान लो मैंने लिया एसिटिक अम्ल। क्या लिया? एसिटिक अम्ल। अब आपको ये बात तो पता है कि एसिटिक अम्ल जो है उसको पानी में डालते हो तो उससे एक तो मिलता है एसिटेट आयन, और एक मिलता है प्रोटॉन। राइट, ये दो चीजें हमको मिलती हैं एसिटिक एसिड के वियोजन से। हमको एक तो मिलता है एसिटेट आयन, और दूसरा हमको क्या मिलता है? प्रोटॉन मिलता है। दो चीजें मिलती हैं। ठीक है, अब ऐसा समझिए कि मान लो मैं आपको बोलूं कि ली चेटेलियर के सिद्धांत के अनुसार, सुनना बेटा ध्यान से। मान लो अगर मैं आपसे पूछता हूं या मैं आपसे बोलता हूं कि ली चेटेलियर के सिद्धांत के अनुसार, उसको अप्लाई करते हुए ये बताइए कि मान लो अगर इसकी सांद्रता मैं बढ़ा देता हूं या मैं इसकी सांद्रता बढ़ा देता हूं, अगर मैं उत्पाद में किसी की भी सांद्रता बढ़ा देता हूं तो अभिक्रिया कहां जाएगी? पश्चिम दिशा में जाएगी या अभिक्रिया अग्र दिशा में जाएगी? चलो पहले तो मुझे मेरी बात का जवाब दो। ली चेटेलियर का सिद्धांत लगाते हुए मुझे ये बताओ कि अगर उत्पाद में से किसी की भी सांद्रता को बढ़ा दिया जाए, मान लो मैं इसकी सांद्रता को बढ़ा दूं, एसिटेट आयन की सांद्रता को, या इसकी ना बढ़ा करके आप इसकी सांद्रता को बढ़ा दो, तो मुझे ये बताओ कि ली चेटेलियर के सिद्धांत के हिसाब से इन दोनों में से यदि किसी की भी सांद्रता आप बढ़ा देते हो तो ये साम्य किस दिशा में जाएगा? पश्चिम दिशा में जाएगा या अग्र दिशा में जाएगा? सीधी सी बात है, उत्पाद की सांद्रता बढ़ाओगे तो ये दोनों ज्यादा से ज्यादा क्रिया करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा क्रिया करेंगे तो अभिक्रिया पश्चिम दिशा में जाएगी। तो इसका मतलब उत्पाद में से किसी की भी सांद्रता यदि बढ़ा दी जाए तो अभिक्रिया पश्चिम दिशा में जाएगी। पक्का? ये चीज बेटा दिमाग में बिठा के रखना है, बस ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे लिखना नहीं है, इसको लिखना नहीं है, बस ध्यान रखना है, क्योंकि आगे जो मैं बातें बोलने वाला हूं उसमें ये ली चेटेलियर का सिद्धांत बहुत ज्यादा आपकी हेल्प करने वाला है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक बर्तन के अंदर पानी में ले लिया एसिटेट आयन, पानी है, इस पानी में ले लिया मैंने बर्तन के अंदर एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल दो भागों में टूटता है, एक एसिटेट आयन में और दूसरा H+ में। तो मैंने क्या किया, मैंने एक बर्तन के अंदर पानी लिया, पानी के अंदर मैंने एसिटेट आयन डाल दिया, मतलब एसिटिक अम्ल डाल दिया, तो एसिटिक अम्ल ऐसे दो भागों में टूट जाएगा। अब मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों में से किसी भी एक आयन को बाहर से डालने का प्रयास किया। जैसे मान लो मुझे चाहिए H+, मैंने क्या किया, मैंने बाहर से H+ आयन को रखने वाला HCl डाल दिया। मैंने बाहर से डाल दिया इसके अंदर क्या? HCl डाल दिया। अब जैसे ही मैं इस विलेन के अंदर HCl डालूंगा तो बताओ HCl भी पानी के अंदर टूटेगा? अरे बताओ HCl भी पानी के अंदर टूटेगा? इसका मतलब HCl भी पानी के अंदर H+ और Cl- इन दो भागों में टूट जाएगा। मतलब कि पानी में H+ आयन जो है उनकी सांद्रता क्या हो रही है? बढ़ रही है। देखो दो H+ आयन हो गए, तो जैसे ही आप H+ आयन को मिलाओगे बाहर से, या आप HCl आयन को बाहर से, HCl को आप बाहर से मिलाओगे तो पानी में H+ आयन की सांद्रता बढ़ रही है। और जब पानी में H+ आयन की सांद्रता बढ़ेगी तो सीधी सी बात है, मैंने आपसे क्या बात बोली, अगर आप किसी एक उत्पाद की सांद्रता को बढ़ाते हो तो भैया अभिक्रिया कहां जाएगी? पश्चिम दिशा में जाएगी। मतलब कि ये जो दुर्बल अम्ल है उस दुर्बल अम्ल का
वियोजन कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया अगर इसकी सांद्रता बढ़ी तो ये इसके साथ ज्यादा से ज्यादा क्रिया करेगा, और अगर ये दोनों क्रिया करेंगे तो आपस में जुड़ जाएंगे, और जुड़ जाएंगे तो ये पीछे की तरफ जाएंगे, पश्चिम दिशा में। और अगर अभी क्रिया पश्चिम दिशा में चली गई तो हम बोलेंगे कि भैया इस दुर्बल अम्ल का वियोजन क्या हो गया? कम हो गया। तो यहीं से आता है कॉन्सेप्ट सम आयन प्रभाव का, कि यदि मान लो किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य जैसे कि दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षार के अंदर आप कोई ऐसा पदार्थ डाल दो जो कि दुर्बल अम्ल और क्षार से प्राप्त होने वाले आयनों के समान आयन रखता हो, तो भैया ऐसी कंडीशन में समान आयन होने के कारण उन आयनों की सांद्रता बढ़ने से अभिक्रिया पश्चिम दिशा में जाएगी और दुर्बल अम्ल का वियोजन कम कर देगी। तो भैया इसी को हम बोलते हैं सम आयन प्रभाव। तो सम आयन प्रभाव का मतलब है जब दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षार, जब दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षार में कोई ऐसा पदार्थ मिलाया जाता है जिसमें उपस्थित कोई एक आयन दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षार द्वारा प्राप्त आयन के समान हो। ठीक है, दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षार के द्वारा प्राप्त आयन के समान हो। तो इस स्थिति में दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षार का वियोजन कम हो जाता है। दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षार का वियोजन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो क्या लिखा है, चलो मैं पढ़ के बताता हूं। देखो क्या लिखा है, दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षार में कोई एक ऐसा पदार्थ मिलाया जाए, तो ये है आपका दुर्बल अम्ल, ये एसिटिक अम्ल है आपका दुर्बल अम्ल। इसमें कोई ऐसा पदार्थ मिलाया जाए, कोई ऐसा पदार्थ मिलाया जाए जिसमें उपस्थित कोई एक आयन, इसमें उपस्थित कोई एक आयन H प्लस आयन, कोई एक आयन H प्लस आयन दुर्बल अम्ल या क्षार द्वारा प्राप्त आयन के, दुर्बल अम्ल या क्षार द्वारा प्राप्त आयन के कोई एक आयन दोनों में क्या हो? समान हो। तो दुर्बल अम्ल के उपस्थित कोई भी अंदर दुर्बल अम्ल में उपस्थित कोई एक आयन और मिलाए गए पदार्थ में उपस्थित कोई भी एक आयन, वो अगर एक दूसरे के समान हो, ये अगर समान हो, तो इस स्थिति में दुर्बल अम्ल या क्षार का वियोजन क्या हो जाता है? इनका वियोजन कम होता है। तो जैसे ही आप कोई भी एक समान आयन प्राप्त कर लेते हैं, देखो दोनों में एक आयन क्या है? समान। दोनों में एक आयन है समान, तो समान आयन उपस्थित होने की कंडीशन में इसकी मात्रा बढ़ जाएगी, और अगर इसकी मात्रा बढ़ जाएगी तो दुर्बल अम्ल का वियोजन जो है वो घट जाएगा। इसे ही हम क्या बोलते हैं? इसे सम आयन प्रभाव कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? सम आयन प्रभाव कहते हैं। ये ध्यान रखना है, इसको हम सम आयन प्रभाव बोलते हैं। चलो अब एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए जैसे कि मैंने एक बर्तन लिया, उस बर्तन के अंदर मान लो मैंने यहां पर ले लिया, जैसे कि चलो HCl ले लिया। क्या ले लिया? HCl ले लिया, ठीक है। और HCl के अंदर मैंने डाल दिया जैसे कि मान लीजिए NaCl। क्या डाल दिया? NaCl। अब मुझे आप ये बताओ, क्या यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट आपको दिखाई देगा? क्या यहाँ पे सम आयन प्रभाव आपको दिखाई देगा? क्या HCl का जो वियोजन है उसकी मात्रा कम होती हुई आपको महसूस होगी या नहीं होगी? क्या यहाँ पे HCl का वियोजन कम होगा या नहीं होगा? क्या इस कंडीशन में HCl के वियोजन पर कॉमन आयन प्रभाव लगेगा या नहीं लगेगा? क्योंकि यहाँ बर्तन के अंदर हमने ले रखा है HCl, मतलब कि ये टूटता है H प्लस और Cl माइनस में। अगर मैं इसमें डाल देता हूँ NaCl, मतलब कि ये टूटेगा Na प्लस और Cl माइनस में। तो आप मुझे बताओ, दोनों में Cl माइनस जो है वो कॉमन है, मतलब Cl माइनस की सांद्रता बढ़ गई, तो आप मुझे बताओ क्या HCl का वियोजन कम होगा या नहीं होगा? HCl का वियोजन यहाँ पर कम नहीं होगा। यहाँ पे कॉमन आयन प्रभाव नहीं लगता। यहां कॉमन आयन प्रभाव, यहां कॉमन आयन इफेक्ट नहीं लगता। यहां कॉमन आयन प्रभाव, सम आयन प्रभाव यहां पे नहीं लगता। अब दिमाग में क्वेश्चन आएगा क्यों नहीं लगता? तो भैया आ जाओ आप तो इसकी परिभाषा पे।
परिभाषा लिखिए, दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षार में आप कोई ऐसा पदार्थ मिलाते हो जो दोनों के अंदर कॉमन है। दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षार में आप कोई ऐसा पदार्थ मिलाते हो जो कि दोनों में कॉमन है। भैया ये दुर्बल नहीं है, ये प्रबल है। ये इतना प्रबल है कि यहाँ पर Cl माइनस आयन की सांद्रता बढ़ भी गई तो इससे इसको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इसके वियोजन पर कोई बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। ये ठीक वैसा ही मामला है कि एक महासागर के अंदर एक लोटा पानी बाहर निकाल दो तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भैया प्रबल अम्ल का वियोजन होगा ही होगा। बात क्लियर है? ये ध्यान रखना। कॉमन आयन इफेक्ट आपको जनरली कहां देखने को मिलेगा? कॉमन आयन इफेक्ट आपको दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षार, दुर्बल विद्युत अपघटन के लिए देखने को मिलेगा। तो ये बात ध्यान रखना। क्लियर? ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए, तो ये हो गया सम आयन प्रभाव। अब बात करते हैं आगे की। सम आयन प्रभाव के बाद में अब हमको पढ़ना है अगला टॉपिक, विलेयता गुणनफल। क्या पढ़ना भैया? विलेयता गुणनफल, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक और काफी अच्छा टॉपिक, कॉन्सेप्चुअल, सिंपल सा, सोबर सा। चलिए, विलेयता गुणनफल क्या है? तो विलेयता गुणनफल को समझने के लिए सबसे पहले हमको लवण के बारे में समझना होगा। विलेयता गुणनफल को समझने के लिए सबसे पहले हमको लवणों के बारे में समझना होगा। चलो, लवणों से भी पहले मैं बात करता हूं विलेयता की। सबसे पहले हम बात करते हैं विलेयता की। विलेयता क्या होती है? विलेयता गुणनफल को समझने के लिए सबसे पहले हमको बात करनी होगी विलेयता की। सोल्युबिलिटी, सबसे पहले हमको बात करनी होगी सोल्युबिलिटी। किसकी बात करनी होगी? सोल्युबिलिटी। देखो, सोल्युबिलिटी क्या होती है? चलो, अब इसको ऐसे समझो कि मान लो एक बर्तन के अंदर मैंने ले लिया पानी, कितना? 1 लीटर पानी ले लिया मैंने एक बर्तन के अंदर। अब इस 1 लीटर पानी, ग्लास है यार, मान लो 1 लीटर पानी का ग्लास। अब इस 1 लीटर पानी के ग्लास में आपने 1 चम्मच शक्कर मिलाई। कितने चम्मच शक्कर मिलाई? 1 चम्मच शक्कर मिलाई। फिर आपने उसको चम्मच से हिलाया, फिर शक्कर घुल गई पानी के अंदर, शक्कर घुल गई। शक्कर पानी के अंदर घुलती है। या नमक की बात कर लेते हैं। मान लो आपने 1 गिलास पानी लिया, आपने उसमें नमक डाला, 1 चम्मच नमक डाला। नमक डालने के बाद उसको आपने चम्मच से बढ़िया से हिलाया, नमक घुल गया। फिर आपने देखा कि भैया नमक घुल गया, चलो 1 चम्मच नमक और डाल करके देखते हैं। आपने 1 चम्मच नमक और डाला, आपने 1 चम्मच नमक और डालने के बाद में आपने फिर चम्मच से इसको हिलाया। आपने देखा अभी ये दूसरा चम्मच नमक भी पानी के अंदर घुल गया। आपने क्या किया? आपने तीसरा चम्मच नमक इसमें और डाला। फिर आपने देखा, फिर से शेक किया, उसके बाद फिर से हिलाने के बाद में, चम्मच से हिलाने के बाद में आपने देखा यार तीसरा चम्मच नमक भी इस 1 लीटर पानी में घुल गया। फिर आपने क्या किया? आपने थोड़ा सा नमक और डाला। आपने जैसे ही थोड़ा सा नमक और डाला तो आपने देखा कि भैया अब जो नमक है वो नमक को कितना भी चम्मच से हिलाओ, थोड़ा सा और नमक डालने के बाद आप कितना भी चम्मच से हिलाओ, अब नमक जो है वो और ज्यादा घुल नहीं पा रही है। नमक जो है वो थोड़ा थोड़ा नीचे बैठना चालू कर चुका है। इसका मतलब 1 लीटर पानी में नमक की एक निश्चित मात्रा ही घुल सकती है। अभी हमने देखा कि भैया 1 लीटर पानी में नमक के 3 चम्मच ही घुल पाए। आपने थोड़ा सा और नमक डालने की कोशिश की तो नीचे बैठना चालू हो गया। आप चाहो तो आप ये प्रयोग घर पे भी कर सकते हो, अभी कर सकते हो। 1 गिलास पानी ले लो, पानी ले 1 गिलास पानी ले। नमक को वेस्ट करना चालू करते हैं आज हम नमक को करेंगे बर्बाद। क्या करेंगे? नमक को करेंगे बर्बाद। 1 गिलास पानी लो, उसमें सबसे पहले 1 चम्मच नमक डालो। ले लिया पानी? अरे 1 गिलास पानी ले लिया, चलो मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ। ले लो 1 गिलास पानी, लो। कांच का ग्लास किसका होना चाहिए? कांच का। देखो, कांच का ग्लास होगा तो दिखाई देगा कि भैया नमक नीचे बैठा है या नहीं बैठा है। अगर आप स्टील का ग्लास लोगे तो आपको ऊपर से इतना अच्छा नजारा देखने को नहीं मिलेगा। तो कांच का ग्लास ले लिया आपने, ठीक है, बाहर से दिखाई देगा। चलो 1 गिलास पानी ले लो, 1 गिलास पानी ले लो। कोई जरूरी नहीं 1 लीटर लो, कोई जरूरी नहीं 1 लीटर लो, 1 गिलास पानी ले लो। आपने 1 गिलास पानी लिया, उसमें आप 1 चम्मच नमक डालो, नमक डालो भैया, नमक डालो। अच्छे से उसको हिलाओ, शेक करो, बढ़िया से हिलाओ उसको। आप तब तक उसको चम्मच से हिलाओ जब तक कि पूरी नमक उसमें घुल नहीं जाती। ठीक है, चलो अब जब ये हो जाए तो अब आप उसमें दूसरा जब ये हो जाए तो अब आप उसमें दूसरा चम्मच नमक डाला। दूसरा चम्मच नमक डाल करके फिर आप हिलाने की कोशिश करो, चम्मच से उसको बढ़िया से हिलाओ करो। तब तक उसको शेक करो जब तक कि नमक घुल ना जाए, कोशिश करो बढ़िया से घुल जाए। कई लोगों को तो अभी से ऐसा महसूस हो रहा होगा कि यार भैया नमक जो है वो एक लिमिट से ज्यादा घुल नहीं पा रही। कुछ नमक, कई लोगों के ग्लास में जो पानी है उसमें तो कुछ नमक के दाने नीचे बैठे हुए दिख रहे होंगे। अभी से ही भैया नमक जो है वो पानी के नीचे बैठना चालू हो गई होगी। हो सकता है किसी व्यक्ति ने भैया घोल दी तो तीसरा चम्मच नमक मिला। अब ट्राई करो तो आप देखोगे कि नमक जो है वो एक लिमिट तक ही घुलता है।
या तो 2 चम्मच ही घुलेगा, या 3 चम्मच ही घुलेगा, या 4 ही घुलेगा। एक लिमिट के बाद में या तो 2 चम्मच के बाद, या 1 चम्मच के बाद, या 3 के बाद कभी ना कभी थोड़ा बहुत नमक नीचे बैठने लग जाएगा। तो मान लो अगर 2 चम्मच नमक घोलने के बाद और नमक को घोलना संभव नहीं है, तो ये जो 2 चम्मच नमक पानी में घुला हुआ है, जिसके बाद और नमक को घोलना संभव नहीं है, इसी 2 चम्मच नमक को हम क्या बोलेंगे? विलेता। 1 लीटर पानी में नमक की विलेता क्या है? 2 चम्मच नमक। 2 चम्मच नमक मान लो 20 ग्राम नमक है, तो 20 ग्राम नमक 1 लीटर पानी, इसी को हम बोलते हैं विलेता। तो विलेता का मतलब होता है किसी निश्चित ताप पर, एक बात ध्यान रखना, इस पूरी प्रक्रिया में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर ज्यादा टेम्परेचर नहीं होता, रूम टेम्परेचर पे ये कार्यक्रम चल रहा है। तो किसी निश्चित ताप पर, किसी निश्चित ताप पर, किसी निश्चित ताप पर पानी की एक निश्चित मात्रा में घुली हुई पदार्थ की, पदार्थ क्या है भैया? नमक। तो निश्चित मात्रा में, किसकी निश्चित मात्रा में? पानी की। पानी की एक निश्चित मात्रा में घुली हुई पदार्थ की, यहाँ पे कौन सा पदार्थ है बेटा? पदार्थ यहाँ पे है नमक। पदार्थ की अधिकतम मात्रा, आप पदार्थ की अधिकतम कितनी मात्रा घोल रहे हो? यहाँ पर 2 चम्मच नमक। 2 से ज्यादा, 2 चम्मच से ज्यादा नमक आप नहीं घोल सकते, मैक्सिमम 2 ही घोल सकते हैं, ठीक है। तो घुली हुई पदार्थ की अधिकतम मात्रा ही विलेयता कहलाती है। क्या कहलाती है? विलेयता, सोल्युबिलिटी कहलाती है। तो ये होता है भैया विलेयता। क्या होता है भैया? विलेयता। अब विलेयता होने के बाद में अब हम बात करेंगे आगे की। तो यार देखो, नमक की बात की ना, नमक के अंदर क्या होता है? NaCl। नमक के अंदर क्या होता है? मतलब उसका कंपोजिशन क्या होता है? नमक का कंपोजिशन NaCl। नमक क्या है? नमक एक लवण है। नमक क्या है भैया? नमक एक लवण है। तो एक बात ध्यान रखना, आप जितना भी नमक पानी में घोलना चाहते हो, जैसे मान लो 2 चम्मच नमक आपने पानी में घोला, तो पूरा का पूरा 100% पानी में घुल जाएगा, पूरा का पूरा 100% पानी में घुल जाएगा। तो जब भी मैं नमक की बात करता हूं तो देखो, नमक सॉलिड के अंदर होता है, ठोस के अंदर होता है। जैसे ही आप इस नमक को पानी में डालोगे, तो पानी में नमक जो होगा वो किसमें चला जाएगा? एक्वस मीडियम में। पानी में नमक किसमें चला गया? एक्वस मीडियम में, जलीय माध्यम में। और पानी में जाने के बाद में ये आयनों में टूट जाएगा। भाई नमक आयनों में भी तो टूटेगा, Na+ एक्वस और Cl- एक्वस। इसका मतलब घुलना संभव नहीं है। तो ये जो 2 चम्मच नमक पानी में घुला हुआ है, जिसके बाद और नमक को घोलना संभव नहीं है, इसी 2 चम्मच नमक को हम क्या बोलेंगे? विलेयता। 1 लीटर पानी में नमक की विलेयता क्या है? 2 चम्मच नमक। 2 चम्मच नमक मान लो 20 ग्राम नमक है, तो 20 ग्राम नमक 1 लीटर पानी में, इसी को हम बोलते हैं विलेयता। तो विलेयता का मतलब होता है किसी निश्चित ताप पर, एक बात ध्यान रखना, इस पूरी प्रक्रिया में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर ज्यादा टेम्परेचर नहीं होता, रूम टेम्परेचर पे ये कार्यक्रम चल रहा है। तो किसी निश्चित ताप पर, किसी निश्चित ताप पर, किसी निश्चित ताप पर पानी की एक निश्चित मात्रा में घुली हुई पदार्थ की, पदार्थ क्या है भैया? नमक। तो निश्चित मात्रा में, किसकी निश्चित मात्रा में? पानी की। पानी की एक निश्चित मात्रा में घुली हुई पदार्थ की, यहाँ पे कौन सा पदार्थ है बेटा? पदार्थ यहाँ पे है नमक। पदार्थ की अधिकतम मात्रा, आप पदार्थ की अधिकतम कितनी मात्रा घोल रहे हो? यहाँ पर 2 चम्मच नमक। 2 से ज्यादा, 2 चम्मच से ज्यादा नमक आप नहीं घोल सकते, मैक्सिमम 2 ही घोल सकते हैं, ठीक है। तो घुली हुई पदार्थ की अधिकतम मात्रा ही विलेयता कहलाती है। क्या कहलाती है? विलेयता, सोल्युबिलिटी कहलाती है। तो ये होता है भैया विलेयता। क्या होता है भैया? विलेयता। अब विलेयता होने के बाद में अब हम बात करेंगे आगे की। तो यार देखो, नमक की बात की ना, नमक के अंदर क्या होता है? NaCl। नमक के अंदर क्या होता है? मतलब उसका कंपोजिशन क्या होता है? नमक का कंपोजिशन NaCl। नमक क्या है? नमक एक लवण है। नमक क्या है भैया? नमक एक लवण है। तो एक बात ध्यान रखना, आप जितना भी नमक पानी में घोलना चाहते हो, जैसे मान लो 2 चम्मच नमक आपने पानी में घोला, तो पूरा का पूरा 100% पानी में घुल जाएगा, पूरा का पूरा 100% पानी में घुल जाएगा। तो जब भी मैं नमक की बात करता हूं तो देखो, नमक सॉलिड के अंदर होता है, ठोस के अंदर होता है। जैसे ही आप इस नमक को पानी में डालोगे, तो पानी में नमक जो होगा वो किसमें चला जाएगा? एक्वस मीडियम में।
पानी में नमक किस में चला गया, एक्वस मीडियम में, जलीय माध्यम में, और पानी में जाने के बाद में ये आयनों में टूट जाएगा। भाई नमक आयनों में भी तो टूटेगा, Na प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस। इसका मतलब मान लो अगर आपने नमक की S मात्रा ली है, S मतलब की कोई मात्रा, चलो नमक की S कोई है मात्रा, ग्राम प्रति लीटर में या ग्राम में मात्रा जो भी, अगर आपने नमक की S मात्रा पानी में S मात्रा ली है, ऐसी मात्रा पानी के अंदर घुलेगी और ये पूरी की पूरी आयनों में टूट जाएगी। तो ध्यान रखना, जितना नमक पानी में घुलता है ना, अगर मान लो पानी में S, ये नमक अगर पानी में घुल रहा है तो भैया पूरा का पूरा आयनों में जरूर टूटता है। तो भैया ऐसे नमक जो कि पानी में पूर्ण रूप से घुल जाते हैं, इनको हम बोलते हैं पूर्ण घुलित लवण। तो पानी में घुलने वाले लवण दो प्रकार के होते हैं, एक तो NaCl, NaCl जितना पानी में घुला है वो पूरा का पूरा जब आयनों में टूट जाएगा उतनी पूरी मात्रा आयनों में टूट जाएगी। मतलब कि आपने S ग्राम नमक आपने लिया है, वो पूरा का पूरा पानी में 100% अगर घुल जाए इसको बोलते हैं पूर्ण घुलित लवण। NaCl क्या है, पूर्ण घुलित लवण। मतलब कि जब नमक, या आप ये बोल सकते हो जब लवण, जब कोई लवण 100% पानी में घुल जाता है तो इसे पूर्ण विलेय लवण कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, पूर्ण विलेय लवण बोलते हैं। एक होता है भैया यहाँ पे AgCl, एक यहाँ पे क्या होता है AgCl। बात करूं अगर मैं AgCl की, AgCl सॉलिड है, AgCl सॉलिड है, ये पानी के अंदर आपने अगर इसकी मात्रा S ले रखी है ना, तो पूरा का पूरा S पानी में नहीं घुलता, ये S में से कुछ कम मात्रा होगी इसकी, वो पानी में घुलेगी। मान लो आपने 2 ग्राम AgCl लिया, 2 ग्राम AgCl आपने पानी में डाला, तो उस विशिष्ट ताप पर NaCl अगर आपने 2 ग्राम लिया तो 2 ग्राम के 2 ग्राम पूरा पानी में घुल गया। लेकिन AgCl 2 ग्राम का 2 ग्राम पूरा पानी में नहीं घुलता, ये पानी के अंदर बहुत कम घुलनशील होता है। आपने अगर 100% किसी नमक को पानी में घोल लिया तो भैया वो क्या हो जाएगा, पूर्ण विलेय लवण। अब आप बोलोगे सर अभी तो आप बोल रहे थे कि 2 चम्मच से ज्यादा चम्मच नमक को घोलना संभव नहीं है। मेरी बात समझो आप, मैं बोल रहा हूँ कि 2 चम्मच नमक जो आपने पानी में घोला वो तो पूरा घुल चुका है ना, वो तो 100% घुल चुका है ना भाई। जो 2 चम्मच नमक आपने पानी में डाला तो जितना घुला वो तो 100% घुल चुका है ना। और अगर ये 100% घुल चुका है तो वही यहाँ पर घुली हुई मात्रा आएगी, और जो घुलने वाली मात्रा होती है वही आगे जाकर के आयनों में भी टूटती है। लेकिन AgCl में ऐसा नहीं होता। NaCl 100% पानी में घुलता है, AgCl 100% पानी में नहीं घुलता। AgCl की जितनी मात्रा होती है वो पूरी की पूरी पानी में नहीं घुलती, बहुत कम मात्रा AgCl की पानी में घुलती है, और जो मात्रा AgCl की पानी में घुलती है वही आगे जाकर के आयनों में बदलती है। तो ध्यान रखना, आयनों में बदलने वाली जो मात्रा होगी AgCl की वो केवल वही होगी जो कि पानी के अंदर घुली हुई मात्रा है। तो मान लो आपने यहाँ पे S लिए, लेकिन पूरा का पूरा S, पूरी पूरी S मात्रा जो है वो पानी के अंदर नहीं घुल रही। मान लो इसमें से केवल Y ग्राम ही है जो कि पानी में घुल रहे हैं, तो आपने यहाँ पे मान लो 50 ग्राम लिया, लेकिन 50 ग्राम में से मान लो आपके पानी में 0.02 ग्राम इतना ही पानी में घुल रहे हैं, इसमें से बहुत कम मात्रा पानी में घुल रही है। तो ऐसे लवण कहलाते हैं बेटा अल्प विलेय लवण, और जो मात्रा पानी में घुल रही है वही मात्रा आयनों में टूटती है। तो ध्यान रखना बच्चों, इस तरीके की घटना होती है अल्प विलेय लवण में। इन्हीं अल्प विलेय लवणों के लिए हम बात करते हैं विलेयता गुणनफल की। तो एक तो होता है पूर्ण विलेय लवण, जो पानी में जितना घुलेगा उतना पूरा का पूरा आयनों में टूट जाएगा, 100% इसकी मात्रा आयनों में घुल जाएगी। मैं बोल रहा हूँ कि 2 चम्मच नमक अगर पानी में घुल रहा है तो पूरा का पूरा 100% घुलेगा। लेकिन AgCl जो है आपने जितना लिया है ना, उसकी तुलना में बहुत कम मात्रा, बहुत ही कम लिया, 50 ग्राम है, और उसकी तुलना में बहुत कम पानी में घुलता है। अल्प विलेय लवण, क्या भैया, अल्प विलेय लवण। अब इन अल्प विलेय लवणों के लिए हम बात करते हैं विलेयता गुणनफल की। अब यहाँ पे हम हेडिंग लिखेंगे विलेयता गुणनफल, किसके लिए, अल्प विलेय लवण के लिए। अब हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, अल्प विलेय लवण के लिए विलेयता गुणनफल, ठीक है, इसको हम बोलते हैं KSP। इसको हम किसे प्रदर्शित करते हैं, KSP से। चलो, तो इसमें हम एक लवण लेते हैं, मान लीजिए कोई अल्प विलेय लवण आपको दे रखा है, ये AXBY, ठीक है, AXBY की बात करते हैं। ये अल्प विलेय लवण है, क्या है भैया, अल्प विलेय लवण। मतलब कि जितना पानी में घुलेगा ना सॉलिड, यहां से आ जाएगा A, जितना पानी में घुलेगा ना, जितना आपने लिया है ना इसका, उसकी बहुत कम मात्रा इसकी पानी में घुलती, तो यहाँ आ जाएगा AXBY एक्वस
और ये जाकर के आगे आयनों में टूट जाएगा, एक्स ए वाई प्लस एक्वस प्लस वाई बी एक्स माइनस एक्वस। ठीक है, इसका मतलब अगर पानी में घुलने वाली मात्रा इसकी एस है प्रारंभ में, मान लो शुरुआत में अगर पानी में घुलने वाली मात्रा इसकी एस है, शुरुआत में कितना प्राप्त होगा, 0 0। ठीक है, और अंत में कितना मिलेगा, ये पूरा का पूरा किसमें टूटेगा, आयनों में, ये पूरा का पूरा आयनों में टूटेगा, मतलब कि ये कंप्लीटली आयनों में टूट जाएगा। एस है तो एस से एस और एस मिलेगा, ये मिलेगा। क्लियर, चलो अब देखो ये एस है तो देखो यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे एक्स का गुणा करना है, यहाँ पे वाई है तो यहाँ पे वाई का गुणा करना है। तो अगर आपने इसके देखो आपने अगर इस लवण के 1 मोल लिखे तो इसके कितने एक्स गुना मोल हो जाएंगे। अगर ये 1 मोल है तो ये 1 का एक्स गुना हो जाएगा, अगर ये 1 है तो ये 1 का वाई गुना हो जाएगा। तो अगर ये एस है तो एस का एक्स एस हो जाएगा और ये वाई एस हो जाएगा। अब देखो अब यहाँ से हम क्या देखेंगे, देखो इस पूरे का साम्य स्थिरांक क्या लिखेंगे, इस पूरे का साम्य स्थिरांक लिखेंगे। देखो क्या हम यहाँ पे साम्य स्थिरांक क्या लिखेंगे, ए वाई प्लस इसके आगे गुणांक क्या है एक्स, तो घात पे आ जाएगा एक्स, और क्या उत्पाद में क्या है, उत्पाद में आ जाएगा बी एक्स माइनस, और यहाँ पे क्या चल जाएगा, घात पे चढ़ जाएगा वाई चढ़ जाएगा। और नीचे आप किसकी सांद्रता लिखते हो, क्रियाकारक के, क्रियाकारक आपका ये है, सॉलिड स्टेट में होता है तो इसको आप यूनिट लिखते हो, मतलब कि आप ये, तो आप नीचे लिखोगे AgCl की, सॉरी माफ करना, AxBy की, माफ करना AxBy की सांद्रता। तो यहाँ पे आप लिखोगे AxBy की सांद्रता, ऐसे लिखोगे। अगर मान लो मैं इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ तो K इंटू AxBy बराबर ये क्या आ जाएगा, AY प्लस एक्स बी एक्स माइनस वाई, ये बन जाएगा। और यही वाला जो गुणनफल है इसको हम बोलते हैं विलेयता गुणनफल, बराबर ए वाई प्लस एक्स और बी एक्स माइनस वाई, इसी को हम बोलेंगे क्या, विलेयता गुणनफल। क्या बोलेंगे भैया, विलेयता गुणनफल। ये हो जाएगा आपका विलेयता गुणनफल। इस तरीके से हम किसी भी अल्प विलेय लवण का विलेयता गुणनफल निकाल सकते हैं। विलेयता गुणनफल की इंपॉर्टेंस क्या वो मैं बताऊंगा। विलेयता गुणनफल हमको ये बताएगा कि कौन सा लवण किस कंडीशन में अवक्षेपित होगा और किस कंडीशन में अवक्षेपित नहीं होगा, तो वो हम देखने वाले हैं। चलिए अब जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, आ जाओ एग्जांपल फर्स्ट। जैसे मान लो मैंने लिखा AgCl, ठीक है, ये टूट रहा है आपका Ag प्लस, पानी के अंदर ही किसमें टूटेगा, पानी के अंदर ही टूटेगा AgCl एक्वस, और ये पानी के अंदर टूट जाएगा किसमें, Ag प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस, राइट। तो अब देखो, तो आपने अगर मान लो इसको ऐसे रखा है तो शुरू में ये 0 0 होगा, लास्ट में अगर ये 0 ये कुछ नहीं बचेगा तो ये हो जाएगा आपका S S हो जाएगा, राइट। तो अब देखो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, यहां से हम लिख सकते हैं KSP बराबर क्या होता है, आयनों की जो भी सांद्रता है उसके घात, आयनों की सांद्रता के ऊपर जो भी घात है इनका गुणनफल कर दो। तो भैया यहाँ पे कौन कौन से आयन है, Ag प्लस आयन, इनकी सांद्रता, इन पे घात क्या चढ़ेगी, इन पे घात 1 तो इन पे घात 1 आ जाएगी। दूसरा आयन क्या है, Cl माइनस, इस पे घात 1 इस पे घात 1, ये आ जाएगा आपका KSP यहाँ का। चलिए अब Ag प्लस की सांद्रता क्या है, यहाँ पे S सोल्युबिलिटी S, यहाँ पे आ जाएगा आपका S इंटू S, ये हो जाएगा KSP। KSP यहाँ पे कितना आएगा, S स्क्वायर। तो अगर मान लो आपको पानी के अंदर AgCl की सोल्युबिलिटी S दे रखी हो, S का मतलब क्या है, सोल्युबिलिटी, विलेयता। अगर मान लो आपको AgCl की विलेयता S दे रखी है तो इस तरीके से आप विलेयता और KSP में संबंध निकाल सकते हैं। अच्छा, जनरली ये विलेयता किसमें आती है, ये मोलरता में आती है। सामान्यतः ये विलेयता जो होती है वो मोलरता में आती है। तो मान लो अगर AgCl का S मात्रा पानी के अंदर घुला हुआ है, S मोल प्रति लीटर पानी में घुला हुआ है, इस तरह से हम KSP निकाल सकते हैं। कुछ और एग्जांपल देखते हैं, आ जाओ। जैसे कि मान लीजिए आपको देखा है यहाँ पर हम लेते हैं, हाँ चलो एक एग्जांपल लेते हैं, बेटर एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि MgCl, ठीक है। तो MgCl तो पानी में जाएगा, पानी में इसकी कुछ मात्रा घुलेगी, MgCl तो पानी के अंदर एक्वस में आएगा। मान लो पानी के अंदर ये S मोल प्रति लीटर पानी में घुला हुआ है, Mg2 प्लस 2Cl माइनस एक्वस एक्वस। तो अगर ये ऐसे तो शुरुआत में 0 0, ये क्या आ जाएगा, जितना घुलेगा वही तो आयनों में टूटेगा भाई, जो मात्रा आपकी पानी में घुलेगी वही तो आयनों में टूटेगी, ये आ जाएगा। चलो यहां से हम KSP क्या लिखेंगे, KSP बराबर आ जाएगा Mg2 प्लस इसकी सांद्रता, दूसरा क्या आयन Cl माइनस इसकी रक्त समीकरण में थी क्या 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। चलो यहाँ से मैं क्या लिखूंगा, अच्छा एक चीज, हाँ एक चीज, अगर यहाँ पे 2 है तो हमको यहाँ पे भी क्या लिखना होगा, 2S लिखना होगा। तो Mg की जगह S आ जाएगा इंटू Cl माइनस की जगह 2S आ जाएगा और इसका स्क्वायर।
तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये यहाँ पे बन जाएगा 4s3 KsP बराबर हो जाएगा 4s3। इस तरह से हम KsP निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल और करेंगे, आ जाओ। Ag2C2O4 सॉलिड, इसको हम पानी में घोल लेते हैं, ठीक है। पानी में घोलोगे तो ये बन जाएगा Ag2C2O4 एक्वस। आयनों में जब टूटता है तो ऐसे टूटता है AgOg लोजी सुनोजी, तो 2Ag प्लस। और दूसरा क्या है, ये क्या है, ये ऑक्सीडेट आयन है, इसको हम बोलते हैं C2O4। ये 2 अगर ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2 माइनस, ठीक है। चलो, तो अगर मान लो इसकी पानी में घुली हुई मात्रा अगर S मोल प्रति लीटर है तो शुरुआत में 0 0 और अंत में ये कुछ नहीं, तो ये आ जाएगा 2, तो ये 2S, ये आ जाएगा S, ठीक है। प्रारंभ अंत, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखो, तो KsP बराबर हो जाएगा Ag प्लस आयन की सांद्रता, इसका स्क्वायर 2 है, C2O4 2 माइनस की सांद्रता, ठीक है, इसके आगे 1, तो ये हो जाएगा 1, पक्का। चलो, यहां से KsP बराबर कितना आएगा, Ag प्लस कितना है 2S, तो ये आ जाएगा 2S। C2O4 2 माइनस कितना है S, तो ये आ जाएगा S, ये कितना हो जाएगा 4s3। इस तरीके से आप विलेयता गुणनफल कैलकुलेट कर सकते हो। अब हम देखेंगे इस विलेयता गुणनफल का क्या महत्व है। विलेयता गुणनफल का महत्व, तो ध्यान रखना बेटा, यदि किसी लवण के लिए KsP का मान कम है और उसके आयनिक गुणनफल का मान ज्यादा है। आयनिक गुणनफल क्या होता है, आयनों का गुणनफल। जैसे मान लो मुझे कोई लवण दे रखा है AB, मान लो मुझे कोई लवण AB दे रखा है, तो AB से प्राप्त होने वाला आयन क्या है, A प्लस B माइनस, ये मुझे 2 आयन प्राप्त होते हैं। मान लो किसी लवण से मुझे 2 आयन प्राप्त होते हैं। अगर मुझे कोई बोले कि इनका आयनिक गुणनफल क्या है, IP का मतलब होता है आयोनाइजेशन, आयनिक प्रोडक्ट, सॉरी माफ करना, आयनिक प्रोडक्ट। आयनिक प्रोडक्ट का मतलब आयनों का गुणनफल, तो आईपी का मतलब आयनों का गुणनफल। अगर मैं यहाँ पे आयनिक प्रोडक्ट लिखना चाहूँ, आयनिक प्रोडक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, A प्लस आयन और B माइनस आयन। आयनों का गुणनफल क्या कहलाता है, आयनिक प्रोडक्ट। तो अगर ये आयनिक प्रोडक्ट जो है, इस आयनिक प्रोडक्ट का मान ज्यादा है KsP की तुलना में, तो भैया यहाँ पे लवण क्या हो जाएगा, लवण अवक्षेपित हो जाएगा, लवण अवक्षेपित हो जाएगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन, अगर KsP और KIP बराबर है तो लवण क्या रहेगा, लवण संतृप्त विलीन बनाएगा। संतृप्त मतलब कि लवण संतृप्त विलीन बनाएगा। संतृप्त समझते हो, जैसे मान लो मुझे एक रोटी खानी है, उसके बाद में मुझे भूख लग रही है, मैंने दूसरी रोटी भी खाई, मुझे थोड़ी और भूख लग रही है, मैंने तीसरी रोटी भी खाई, मुझे थोड़ी और भूख लग रही है, मैंने चौथी रोटी खाई और भूख लग रही, पांचवी रोटी खाने के बाद में मैं बोलूंगा भैया मैं सैचुरेट हो गया हूं, मैं संतृप्त हो चुका हूं, इसके बाद में मैं और रोटी नहीं खा सकता। तो ये वो वाला पॉइंट है जहां पर लवण और ज्यादा घुला हुआ नहीं है। इसके ठीक बाद में अगर आप जाओगे, अगर इसके ठीक बाद की अवस्था देखोगे तो लवण अवक्षेपित हो जाएगा। इस कंडीशन में लवण संतृप्त विलीन बनाएगा, अवक्षेपित नहीं होगा। यहाँ पे अवक्षेपण नहीं होगा, यहाँ अवक्षेपण नहीं होगा। यहाँ पे अभी लवण पानी को संतृप्त कर, संतृप्त विलीन बन चुका। अभी क्या बन चुका है, संतृप्त विलीन बन चुका है। तीसरा, थर्ड, अगर KsP का मान, अगर KIP से ज्यादा है, मतलब कि आयनिक गुणनफल कम है और KsP ज्यादा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी आप और लवण घोल सकते हो, अभी आप और लवण घोल सकते हो। जब तक ये कंडीशन है तब तक आप पानी के अंदर लवण को घोलते जाओ, घोलते जाओ, घोलते जाओ, घोलते जाओ, घोलते जाओ, कब तक, जब तक ये कंडीशन है। और जिस पॉइंट पर आपका संतृप्त विलीन बन गया, मतलब कि उसके बाद जैसे ही आप और लवण को घोलोगे तो भैया लवण अवक्षेपित हो जाएगा। तो जिस पॉइंट के बाद लवण अवक्षेपित होगा वो पॉइंट है ये। इस पॉइंट के बाद में लवण क्या होगा, अवक्षेपित होगा, क्योंकि आप और लवण मिलाओगे तो आयनों का गुणनफल जो है वो गुणनफल सांद्रता, उनकी सांद्रता गुणनफल जो है वो बढ़ जाएगा। जब दोनों बराबर होंगे तब संतृप्त विलीन बनेगा, और जब बहुत कम होगा तो इसका मतलब अभी और लवण घोला जा सकता है, और घोलोगे और घोलोगे और घोलोगे। तो यहाँ पे क्या बनेगा, आप और घोल सकते हो। अभी मैं और रोटी खा सकता हूँ, अभी मैं संतृप्त नहीं हुआ हूँ, मैं और रोटी खा सकता हूँ। आप अभी और नमक को घोल सकते हो, आप अभी और लवण घोल सकते हो, अभी संतृप्त नहीं हुआ। अभी मैं और रोटी खाऊंगा, मैं संतृप्त नहीं हूँ, मुझे और रोटी खानी, संतृप्त नहीं, मैं असंतृप्त हूँ। जब तक लवण घुलता जाएगा तब तक विलयन असंतृप्त कहलाएगा। तो ये क्या है, ये अभी असंतृप्त विलयन की कंडीशन, अभी विलयन संतृप्त नहीं हुआ है। तो ये क्या है, असंतृप्त विलयन की दशा है। तो ये कंडीशन है, ये हमको ध्यान रखनी है। क्लियर, 100%। चलिए अब यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट बचा हुआ है
सम आयन प्रभाव विलेयता गुणनफल का लवण की विलेयता पर, लास्ट पॉइंट है, लवण की विलेयता पर सम आयन प्रभाव, लवण की विलेयता पर सम आयन प्रभाव। चलो जैसे मान लो मैंने एक लवण लिया AgCl, ठीक है, अब ये आयनों में टूट गया Ag प्लस और Cl माइनस, पानी के अंदर टूट गया। प्रारंभ में आपने इसके कितने मोल गोल रखे हैं, S मोल गोल रखे, S मोल से शुरुआत में तो कुछ होगा नहीं, लेकिन अंत में इसके S मोल से पूरे के पूरे S मोल किस में बदल जाएंगे, आयनों में बदल जाएंगे। शुरू में आपने इसके S मोल ले रखे, पूरा का पूरा S मोल, मतलब कि प्रारंभ में इसके S मोल पानी में घुले हुए हैं, तो जो पानी में घुले हुए S मोल प्रति लीटर वो पूरे के पूरे आयनों में बदल जाएंगे। अभी आपका यार, लेकिन मान लो मैंने इसके अंदर, जिस बीकर के अंदर मैंने ये कार्यक्रम चला रखा है, पानी में मैंने पानी ले रखा है, जिस बीकर में ये Ag प्लस और Cl माइनस उपस्थित है, वहां पे मैंने क्या कर दिया, वहां पे मैंने NaCl को भी डाल दिया, प्रबल विद्युत अपघट्य NaCl को डाल दिया। तो अब जैसे मैं NaCl को डालूंगा, मान लो मैंने C मोल प्रति लीटर NaCl डाल दिया, मैंने कितना डाल दिया, मान लो मैंने C मोल प्रति लीटर NaCl डाल दिया, मान लो मैंने कितना NaCl लिया, C मोल प्रति लीटर NaCl दिया। आपको पता है कि NaCl पूरा का पूरा आयनों में टूट जाता है। अब बताओ NaCl से प्राप्त होने वाले Na प्लस कितने होंगे, C होंगे C, और Cl माइनस कितने होंगे, C। मतलब कि अब इस विलयन के अंदर पहले Cl माइनस S था, और अब यहां से Cl माइनस कितना आ रहा है, यहां से Cl माइनस C आ रहा है। मतलब कि अब Cl माइनस की वास्तविक सांद्रता विलयन में S नहीं है, विलयन में Cl माइनस S प्लस C है। तो विलयन में Cl माइनस की जो सांद्रता है वो S प्लस C है, क्या है, S प्लस C। और Ag प्लस की सांद्रता कितनी है, Ag प्लस की सांद्रता तो अभी भी कितनी है, Ag प्लस की सांद्रता अभी भी कितनी है, S। तो विलयन में Cl माइनस की सांद्रता अब हो चुकी है NaCl मिलाने के बाद S प्लस T, और ये हो जाएगा Ag प्लस S। तो अब इस कंडीशन में, ऐसी कंडीशन में KSP क्या होगा, तो इसका KSP क्या हो जाएगा, KSP हमेशा दुर्बल मतलब कि अल्प विलय लवण के लिए निकालते हैं। अब KSP क्या होगा, तो Ag प्लस की सांद्रता Cl माइनस की सांद्रता, Ag प्लस की सांद्रता कितनी है, S, और Cl माइनस की सांद्रता कितनी, S प्लस C, ये हो जाएगा S प्लस C। KSP तो एक स्थिरांक है, वो तो हमेशा फिक्स रहेगा। तो यहाँ से कितना आएगा, देखो KSP बराबर S का अंदर गुणा करेंगे तो S का स्क्वायर प्लस S का अगर C में गुणा करेंगे तो SC हो जाएगा, पक्का 100%। तो यहाँ से ये फॉर्मूला बन जाएगा। इस तरह से हम यहाँ पर चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मान लो अगर आपको AgCl का KSP दिया हुआ है, और आपको इसी AgCl का KSP दिया हुआ है, और आपको अगर NaCl की सांद्रता C दे रखी है, सुनना मेरे ध्यान से, अगर आपको AgCl का KSP दिया हुआ, मान लो प्रश्न में आपको KSP दिया हुआ है, और आपको वो जो दूसरा लवण है उसकी सांद्रता C ये भी दे रखी, तो क्या आप AgCl की विलेयता S को ज्ञात कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो इस समीकरण से। इस तरह से हम सम आयन प्रभाव भी यहाँ लवण की विलेयता पर देखते हैं, तो ये हमको ध्यान रखना है। चलिए, तो ये था यार आपका पूरा चैप्टर। अब इसके बाद में हमें करने हैं कुछ क्वेश्चंस। आइए क्वेश्चंस पे जाते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये, पहले हल्के क्वेश्चन करेंगे और फिर अच्छे वाले क्वेश्चन भी करेंगे। इसको देखो, इस क्वेश्चन को करो। Ag2SO4 के विलेयता गुणनफल का व्यंजक लिखिए, बताओ करिए। चलो Hg2SO4 आ जाओ, इसका विलेयता गुणनफल का व्यंजक लिखते। देखो ये आयनों में कैसे टूटेगा, देखो। अच्छा मुझे बताओ सल्फेट पर कितना आवेश होता है, सल्फेट पर कौन बताएगा, चलो इसे बताओ मुझे, सल्फेट पर कितना आवेश होता है, सल्फेट पर कितना आवेश होता है, सल्फेट पर 2 माइनस होता है। सल्फेट पर कितना होता है, 2 माइनस। अगर सल्फेट पर 2 माइनस होता हो, Hg2 पर कितना होगा, 2 प्लस। अगर इस पर -2 है तो इस पर कितना आएगा, +2 आएगा, तो ये आ जाएगा +2। अब यहां से हम विलेयता गुणनफल लिख सकते हैं। विलेयता गुणनफल हो जाएगा Hg2 2 प्लस, राइट, और ये क्या हो जाएगा SO4 2 माइनस। बस तो इन दोनों का ये मल्टीप्लिकेशन करो तो आपको KSP मिल जाएगा। क्लियर, तो ये आ जाएगा आपका आंसर KSP का, ये ध्यान रखना। ठीक है, चल तो अब बात करते हैं आगे की। एक क्वेश्चन बाद में भी मैंने नहीं है, चलो तो फिर ठीक है, एक हो गया ये। एक क्वेश्चन ये देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये देखो 25 डिग्री सेल्सियस पर AgCl, AgBr, AgI इनके KSP दे रखे हैं इन सबके। तो आपको लवणों की विलेयता मतलब कि लवणों की विलेयता S को घटते हुए क्रम में बताना, तीनों की विलेयता को घटते हुए क्रम में। मान लो इसकी विलेयता S1, मान लो इसकी विलेयता S2, मान लो इसकी विलेयता S3, S1 S2 S3 इन तीनों को घटते हुए क्रम में करना है, जमाना है, करो। चलिए सबसे पहले क्या है, AgCl
Ag प्लस Cl माइनस, यहाँ से हम KSP क्या लिखेंगे, ये S1 है, ये भी S1, तो यहाँ से मिलूंगा S1 का स्क्वायर। चलो अगर मैं इसको विलेटा को S1 S1 मान लूँ तो ये हो जाएगा। चलो KSP कितना है इसका, 3 × 10⁻10 बराबर S1 का स्क्वायर, और यहाँ से मैं S1 क्या लिख सकता हूँ, 3 × 10⁻10 का अंडर रूट, पता यहाँ आ जाएगा 1.73 × 10⁻5 S1, ये आ जाएगा मोल प्रति लीटर, कैपिटल ये कहीं हो जाएगी। ठीक है, चलो दूसरा कौन है, AgBr। AgBr में भी सेम आ जाएगा, Ag प्लस Br माइनस, इसकी मान लो S2 तो ये क्या हो जाएगा, KSP बराबर S2 × S2 का स्क्वायर, पक्का। KSP कितना दे रखा है, 7.7 × 10⁻³ माइनस 13, माफ करना, बराबर यहां से क्या आ जाएगा, हाँ S2 का स्क्वायर, तो यहां से हम लिखेंगे S2 बराबर अंडर रूट 7.7 × 10⁻13। ठीक है, बस इसको अगर सॉल्व करें तो ये आपका आना चाहिए। मैं काम करता हूँ, इसको 10 लिख लेता हूँ, 10 को ऊपर ले जाओ तो -14 मतलब कि 10⁻7 × 77 है ना, तो आप ये मान लो कि ठीक है 9, तो ये मान लो कि आप ये लगभग आ जाएगा आपका 8.8 के सराउंडिंग आ जाएगा। ठीक है, 8.7 या 8.8 के सराउंडिंग आंसर इतना आ जाएगा, कैपिटल है, मैं लगभग में बता रहा हूँ, लगभग में इतना आ जाएगा। ठीक है, और तीसरा हमको क्या दे रखा है, AgI। चलो AgI को सॉल्व करते हैं। AgI के लिए मान लेते हैं ये Ag प्लस I माइनस S3 KSP यहाँ पे हो जाएगा S3 का स्क्वायर, यहाँ से KSP कितना है 1.5 × 10⁻16 कितना हो जाएगा, ये S3 का स्क्वायर, यहाँ से हम S3 लिखेंगे अंडर रूट 1.5 × 10⁻16, यहाँ से आपका S3 आ जाएगा। इसको सॉल्व करें तो ये आपका कितना बनेगा भैया, ये अगर मैं इसको डिवाइडेड बाय 10 करूं तो ये बनता है आपका, एक काम करता हूँ ना, मैं इसको 10 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 10⁻15 हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसको 10 से मल्टीप्लाई 15 कर दें। अगर मैं इसको 15 करता हूँ तो एक काम करता हूँ, इसको मैं 10⁻15 कर देता हूँ और इसको मैं 15 करता हूँ, ये भी ठीक है, इसको मैं 15 और इसको मैं 10⁻15 ये कर देता हूँ। चलो अब यहाँ से आंसर कितना बनता है, यहाँ से आंसर बन जाएगा आपका 15, तो लगभग 3.9 के आसपास तो जाएगा, 8 के आसपास, 3.8 के आसपास जाएगा इंटू 10⁻15, इसका अंडर रूट करेंगे तो देखो 10⁻14 का होता है 10⁻7 और वो होता है 10⁻8, 10⁻7 और -8 के बीच में कुछ आएगा। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ 10⁻7 और -8 के बीच में, तो कितना आएगा, ये 10⁻8 से नीचे आएगा। तो एक काम करते हैं ना, इसको 10⁻15 का एक बार अंडर रूट रहने दो ना, क्या दिक्कत है। अब देखो, अब अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो सबसे कम विलेयता किसकी है, देखो सबसे कम S1 S2 S3 में सबसे छोटा कौन सा आ रहा है, सबसे छोटा मुझे जहां तक लग रहा है आपका S1 है। सबसे छोटा कौन सा है, S1। सबसे छोटा आपका, नहीं सॉरी माफ करना, सबसे छोटा आपका आ रहा है S2 या S1 क्या आएगा देख लो यार, सबसे छोटा आपका आ जाएगा S2 के बाद में आएगा सबसे छोटा S2 के बाद में आ जाएगा S2 के बाद में आ जाएगा S3 और S3 के बाद में आ जाएगा S1 तो बड़ा है ना, S1 सबसे बड़ा 10⁻5। इसको मैं अगर सॉल्व करना चाहूँ तो पहले वाला अगर कर रहा हूँ तो अंडर रूट में 1.5, अगर अंडर रूट 1 करूँगा तो 1, अंडर रूट 2 करूँगा तो 1.4 और 1 के बीच में, मतलब कि 1.4 और 1 के बीच में, ये लगभग यार, हाँ ये आप मान लो कि लगभग आपका 1.4 और 1 के बीच में, ये मान लो आपको कुछ लगभग ये मान लीजिए आप 1.2 समथिंग के अराउंड कुछ बनेगा, 1.2 समथिंग के अराउंड 1.2, या मान लो आप 0.9 भी बनता है, चलो 0.9 भी बनता है, तो 10⁻16 था ना पहले, तो यार 10⁻8। ठीक है, तो सबसे छोटा आएगा आपका S3 बनेगा सबसे छोटा, माफ करना, सबसे छोटा आपका बन जाएगा S3 आपका बन जाएगा सबसे छोटा, S3 S2 S1। मैं नियर कैलकुलेशन कर रहा हूँ, एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं, और अगर मैं चाहूँ तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ। देखो मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, इतना ना करके मैं सीधा भी कर सकता हूँ। मैं देख लेता हूँ यहाँ 10⁻10 है, 10⁻13 है और ये 10⁻16। KSP का मान सबसे छोटा है, KSP का मान अगर सबसे छोटा है तो उसका विलेयता गुणनफल, सॉरी इसका विलेयता गुणनफल अगर KSP सबसे छोटा है तो इसकी विलेयता सबसे कम होगी, सबसे कम आएगी। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं ना, तो ठीक है, ज्यादा लंबा कैलकुलेशन में ना जाकर के नियर आंसर भी निकाल सकते हैं। तो PbCl2 के संतृप्त विलयन में PbCl2 के 2 × 10⁻³ मोल प्रति लीटर है,
PbCl2 का KSP कितना होगा। चलो तो संतृप्त विलयन में PbCl2 के इतने मोल प्रति लीटर है, मतलब कि सोल्युबिलिटी दे रखी है 2 × 10⁻³ KSP निकालना है, तो KSP कितना आएगा, तो KSP PbCl2 यहां से Pb2 + 2Cl माइनस, पक्का, अगर ये S है तो ये 0 0, ये S ये 2S, KSP हो जाएगा S × 2S का स्क्वायर 4S³, बहुत बढ़िया, KSP आ जाएगा 4S³। चल KSP आ गया 4S³, 4 × S, S का मान कितना है 2 × 10⁻³ इसका क्यूब, 4 × 2⁻³ 8 × 10⁻−9, 8 चौक 32, 32 × 10⁻−9, हमें आंसर देखा 3, बस तो ये आ गया देखो 3.2 × 10⁻8, ये आंसर आ जाएगा, यही आंसर आएगा। इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। क्लियर 100%। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्या देखो, 0 डिग्री सेल्सियस पर लवण MX का विलेयता गुणनफल KSP दे रखा है, तो इसकी विलेयता सोल्युबिलिटी निकालो। बहुत बढ़िया, अगर लवण MX दे रखा है तो M + X- इसका S मान लो, इसका S मान लो, तो KSP हो जाएगा कितना, S × S, KSP कितना दिया है 3 × 10⁻−10, ये दे रखा है KSP का। अच्छा S², तो S बराबर कितना आएगा 3 × 10⁻10, √3 को हम क्या लिखेंगे 1.732 × 10⁻5, ये आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा आपका। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन है ये, इसको आप ट्राई करो। pH बराबर 8.26 का बफर बनाने के लिए 0.01 कैपिटल M NH4OH 500 मिलीलीटर के साथ मिलाई गई NH4 का H2SO4 की मात्रा कितनी होगी, और pKa आपको दे रखा है। थोड़ा सा क्वेश्चन आपको उल्टे तरीके से दिया गया, आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। करो, करिए, क्या आएगा देखो। अच्छा मुझे बताओ कि ये क्या है, ये क्षार है, और ये क्या है, ये लवण है। भाई वो क्षार है, ये लवण है, तो दुर्बल क्षार नहीं, दुर्बल क्षार, तो दुर्बल क्षार है NH4OH प्लस लवण है NH4 का H2SO4, ठीक है। इसकी सांद्रता देखिए 0.01 कैपिटल M 500 मिलीलीटर, ये देखा, और हमें बोला कि इसकी कितनी मात्रा मिलाई जाए, इसके कितने मोल मिलाई जाए, ये दिए गए हैं, ठीक है। pH का मान देखा इस बफर के लिए 8.26। अब देखो मेरी बात सुनो, ये एक क्षारीय बफर है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्षारीय बफर। क्षारीय बफर के लिए हम क्या निकालते हैं, POH 14 - 8.26 करेंगे तो ये कितना आएगा, 14 से 8.26 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5.74, राइट। चलो ये आ गया, पक्का। तो देखो क्षारीय बफर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, POH बराबर PKB प्लस लॉग सॉल्ट लवण बटा बेस, इनकी सांद्रता, क्षार की सांद्रता, ये लिखो। pOH कितना है, pOH है 5.74, PKB कितना है, PKA दे रखा है, तो PKB प्लस PKA बराबर 14, PKA कितना रहेगा 9.26, 14 प्लस PKB यहां से आ जाएगा 4.74 प्लस लॉग सॉल्ट डिवाइडेड बाय बेस। अच्छा इसमें ये घटा दूं, क्या आ जाएगा यहाँ पे 5.74 में से ये घटा दिया तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 बराबर लॉग सॉल्ट बटा बेस। अब मुझे बताओ किसका लॉग लेने पर ये आएगा, तो भैया 10 की घात 1 का लॉग लेने पर ये आएगा, मतलब कि 10 की घात 1, इसकी जगह में क्या रख दूं, इसकी जगह में रख दूं 10 की घात 1, तो लॉग 10 की घात 1 बराबर 1 हो जाएगा, मतलब कि 10 की घात 1 बराबर क्या आ जाएगा, सॉल्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय बेस, क्षार का कंसंट्रेशन, पक्का। चलिए अब हमको कितनी सांद्रता दे रखी है, यहाँ पे हमको सांद्रता दे रखी, कितनी सांद्रता दे रखी है आपकी 0.01, तो ये आ जाएगा बेस की सांद्रता दे रखी है हमको 0.01 दे रखी है, राइट। अब इसको हम करते हैं यहाँ पर, चलो 0.01 दे रखी है ना, मैं यहाँ पर करने की ट्राई करता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा देखो 10 किया 0.01, तो ये सॉल्ट की कंसंट्रेशन, लवण की कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी 10 × 0.01 0.1 कैपिटल M, ये आ जाएगा। ये लवण की सांद्रता मतलब कि किसकी, संयुग्मिक क्षार की, लवण या संयुग्मिक क्षार, आप इसको संयुग्मिक क्षार बोल सकते हो ना, लवण या संयुग्मिक क्षार, लवण या संयुग्मिक क्षार,
यहाँ पर भी आप लवण की जगह क्या लिख सकते हो, संयुग्मिक क्षार। अब मेरी एक बात ध्यान, संयुग्मिक अम्ल या सॉरी माफ करना, अगर नीचे एक क्षार है तो यहाँ पे संयुग्मी अम्ल होगा, संयुग्मी अम्ल, संयुग्मी अम्ल, ठीक है। अब मेरी एक बात ध्यान सुनिए, एक्चुअल में फंडामेंटली यहाँ पे संयुग्मी अम्ल ही आता है, वास्तविकता में यहाँ पे आने वाला संयुग्मी अम्ल ही होता है, लेकिन हम ये मानते हैं कि संयुग्मी अम्ल और लवण दोनों की सांद्रता लगभग लगभग हम समान ही लेके चलते हैं। यहाँ पे संयुग्मी अम्ल की सांद्रता लवण की सांद्रता से यहाँ पे बदल जाएगी, क्यों? क्योंकि देखो NH4 का होल ट्वाइस SO4, यहाँ पे संयुग्म में कितना मिल रहा है, देखो NH4 का +2 प्लस SO4 2 माइनस। अब यहाँ देखो, यहाँ पे आपका संयुग्म में जितना है ना उसका आधा मिल रहा है लवण, तो आपका संयुग्म में अगर 2 गुना है तो इसका आधा मिल रहा है, 1 मिल रहा है लवण। मतलब कि अगर आपका संयुग्म में 0.1 m है ना, 0.1 m मोलरता को 500 मिलीलीटर, मोलरता को 500 से गुना कर दो 500 मिलीलीटर से, तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 50 मिलीमोल, 50 मिलीमोल होगा। मतलब कि अगर आपका संयुग्मी अम्ल 50 मिलीमोल है तो ये इसका आधा होगा, लवण आधा हो जाएगा। देखो ये 2 है तो 2 का आधा 1 हो गया, तो अगर ये 50 है 50 का आधा कितना हो गया, 25 हो गया। मतलब कि ये आ जाएगा 25 मिलीमोल। कितना आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 25 मिलीमोल, समझ रहे हो। और 25 मिलीमोल में अगर आप 25 मिलीमोल में अगर आप मिली को हटा दो ना, मिली को हटाने में कितना आएगा, देखो 0.025 मोल। आंसर आ जाएगा आपका ये। तो अगर ये दुगुने का आधा तो ये 50 का आधा 25, 2 का आधा 1 तो 50 का आधा 25, तो आंसर आ जाएगा आपका बी। इस तरीके से हमको क्वेश्चन करना है, क्लियर। चलो अगले क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो यार, 0.1 x माइनस 0.2 कैपिटल M HX युक्त एक मिश्रण का pH है। इस मिश्रण का pH कितना बताओ, ये क्या है HX, ये क्या है अम्ल, H प्लस देने वाला कौन होता है, अम्ल। और अम्ल का संयुग्मी कौन है, ये संयुग्मी है। अम्ल का संयुग्मी कौन होता है, क्षार। अम्ल और उसके संयुग्मी को मिलने से क्या बनता है, बफर। तो ये क्या है, अम्लीय बफर। अम्लीय बफर का बेटा pH कैसे निकलता है, pKa प्लस log salt डिवाइडेड बाय एसिड, राइट। अब देखो यहाँ पे pK कितना है, अच्छा pK भी दे रखा है, तो pK कैसे निकलेगा, pK बराबर 14 माइनस 4, ये हो जाएगा 10, ये आ जाएगा आपका pK। pK को यहाँ रख दो, 10 आ गया प्लस log, ठीक है। सोल्ट या आप बोल दो कि इसका जो संयुग्मी होता है, एसिड का जो कॉन्जुगेट होता है, कॉन्जुगेट कितना दे रखा है 0.1, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.1। एसिड कितना दे रखा है 0.2, यहाँ पे आ जाएगा 0.2। हमें क्या निकालना, pH, बस ये pH आ जाएगा, कैलकुलेट कर लो यहाँ से। तो pH इक्वल 10 प्लस log कैंसल, log 1 हो जाएगा, log 1 माइनस log 2, तो यहाँ से बन जाएगा आपका आंसर pH बराबर 10 प्लस log माइनस log 1 का आंसर कितना होता है 0, तो ये आ जाएगा माइनस log 2। अब बस ऑप्शन चेक कर लो, तो कौन सा आ गया 10, तो यहाँ से बन जाएगा आपका आंसर pH बराबर 10 प्लस log माइनस log 1 का आंसर कितना होता है 0, तो ये आ जाएगा माइनस log 2। अब बस ऑप्शन चेक कर लो, तो कौन सा आ गया 10 माइनस log 2, 10 माइनस log 2, आंसर आ जाएगा डी, ठीक है। चलिए तो ये थे आपके क्वेश्चंस। चलिए अब हम देखते हैं क्विज को। क्विज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये करिए इसको, AgCl का KSP कितना है, अगर उसकी सोल्युबिलिटी एस दे रखी है, पहले था उसकी एस दे रखी तो उसका KSP बता दो। चलिए दूसरा क्वेश्चन, सम प्रभाव किस पर प्रदर्शित होता है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, AgCl का KSP कितना है, Ag प्लस का S Cl माइनस का S, ये कितना हो जाएगा S स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा बी। और समान प्रभाव किस पे होता है यार, दुर्बल अम्ल पे भी होता है, दुर्बल क्षार पे भी होता है, तो दुर्बल अम्ल में H प्लस मिला OH माइनस, तो ये दोनों ही आ जाएगा, ठीक है। चलो तो आज हमने क्या पढ़ा, KSP और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन किए। आई विल ट्राई कि अगली क्लास में भी आपको कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊं, कुछ पीवाई की जरूरत कराऊं, ठीक है।